स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी। दोस्तों आज हो चुका है 1 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार सरकार बैंकों से लेगी 21,000 करोड़ का लोन, बिहार में रफ्तार पकड़ेगा सड़क और पुलों का निर्माण। बिहार सरकार बिहार में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए बैंकों से 21,000 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक लोन लेने की तैयारी कर रही है। सरकार के अनुसार ये राशि बिहार राज्य पथ विकास निगम और फिर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से खर्च की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य बिहार में बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देना और सड़क संपर्क को मजबूत बनाना है। योजना के तहत लगभग 15,000 करोड़ रुपए सड़क निर्माण और 6,000 करोड़ रुपए पुल निर्माण परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं को प्राथमिकता देना है ताकि राज्य में बेहतर सड़क नेटवर्क तैयार हो सके। इसके साथ ही नई सड़कें, पुल और फिर राज्य राजमार्गों का निर्माण भी तेजी से किया जाएगा। नेपाल हिंसा के बाद कई जिलों में बड़ी चौकसी, सीमा पर अलर्ट, रेल सेवा भी रोकी गई। जहां नेपाल के सिराहा और फिर अन्य सीमावर्ती इलाकों में हिंसा भड़कने के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसका असर भारत नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। एहतियात के तौर पर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। स्थिति को देखते हुए जयनगर से नेपाल जाने वाली रेल सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सीमा से जुड़े इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और फिर शांति बनाए रखने की अपील की है। अब गूगल मैप की तरह डिजिटल होंगे बिहार के गांव, हर सड़क और गली का होगा अपना QR कोड। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। जब पंचायती राज विभाग की ग्राम मानचित्र योजना के तहत अब गांव की सड़क, हर गली और सार्वजनिक रास्ते को एक यूनिक डिजिटल पहचान दी जाएगी। प्रत्येक सड़क और फिर गली के लिए एक अलग अलग QR कोड तैयार किया जाएगा, जिसे स्कैन करते ही उसकी पूरी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद गांव की सड़कें डिजिटल मैप पर दर्ज होंगी, जिससे लोगों को किसी भी स्थान तक पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही सरकारी योजनाओं की निगरानी, सड़क निर्माण, मरम्मत और फिर आपदा प्रबंधन जैसे कार्य में भी पारदर्शिता और फिर प्रभावी तरीके से किए जा सकेंगे। यह सरकार का मानना है कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट और फिर तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। 26 शहरों से जुड़ेंगे पटना, मल्टी मॉडल हब में सुविधाओं का संकट। दरअसल बात है कि पटना के JPU गोलंबर स्थित मल्टी मॉडल हब से अब बिहार के 26 शहरों के लिए बस सेवाएं शुरू हो रही है। ये हब शहर के प्रमुख परिवहन सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है ताकि यात्रियों को एक ही स्थान से बस, मेट्रो और फिर अन्य परिवहन सुविधाओं का लाभ मिल सके। लेकिन बस सेवाएं शुरू होने के बावजूद यहाँ पर यात्रियों को कई बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि हब में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, पेयजल, साफ सफाई, सूचना और फिर अन्य जरूरी सुविधाएं अभी भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हुई है, जिससे खास करके लंबी दूरी की यात्रा शुरू करने वाले लोगों को परेशानी का उठानी पड़ रही है। यात्रियों ने मांग की है कि सरकार और फिर संबंधित एजेंसियां जल्द से जल्द इन कमियों को दूर करें ताकि इस आधुनिक हब का पूरा लाभ लोगों को मिल सके। बांकीपुर में आरजेडी कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को गुप्त समर्थन दिया, बीजेपी का दावा, कहा फिर भी नीरज सिन्हा ही जीतेंगे। दरअसल बात यह है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान समाप्त होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने दावा कर दिया है कि आरजेडी, कांग्रेस और फिर वाम दलों ने अंदर खाने जनसुराज और फिर प्रशांत किशोर को समर्थन दिया है। भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया, जिससे दोनों के बीच राजनीतिक समझ होने का संकेत मिलता है। हालांकि भाजपा ने यह भी कहा कि इस कठिन समीकरणों के बावजूद भी पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा की जीत तय है। भाजपा नेताओं का दावा है कि जनता ने विकास और फिर पार्टी की नीतियों पर भरोसा जताया है, इसलिए परिणाम उनके पक्ष में आएगा। जहाँ दूसरी ओर विपक्ष दल भाजपा के इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया है। मिथिलांचल का अनोखा लोक पर्व मधु श्रावणी 3 अगस्त से 9 विवाहिताएं 14 दिन तक खाएंगी बिना नमक वाला भोजन। दरअसल बात यह है कि मिथिलांचल का प्रसिद्ध लोक पर्व मधु श्रावणी इस वर्ष 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। यह पर्व विशेष रूप से 9 विवाहिता यानी कि नई दुल्हन महिलाओं द्वारा अपनी पहले सावन में मनाया जाता है। ये व्रत करीब 14 दिनों तक चलता है, जिसमें महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन और फिर परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठानों
लोकगीतों और फिर पारंपरिक कथाओं का विशेष महत्व होता है। जब मधु श्रावणी व्रत के दौरान नवविवाहिताएं पूरी अनुष्ठान काल में बिना नमक वाला भोजन ग्रहण करती हैं। हर दिन पूजा अर्चना, नाग देवता की आराधना और फिर पारंपरिक कथाओं का श्रवण कराया जाता है। जब पर्व के अंतिम दिन विशेष पूजा के साथ अनुष्ठान का समापन होता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। श्रेयसी सिंह ने क्यों नहीं खाई मिठाई, बिहार की सियासत में नया विवाद। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उनकी मिठाई नहीं खाने को लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आरजेडी ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि इस घटना को अनावश्यक रूप से विवाद बताया जा रहा है। जहां श्रेयसी सिंह के करीबी लोगों का कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य और फिर फिटनेस कारणों से मिठाई खाने से परहेज किया था। उनका कहना है कि इस फैसले का किसी सामाजिक या फिर राजनीतिक भावना से कोई भी संबंध नहीं है। वहीं पर विपक्ष का आरोप है कि ये मामला संवेदनशील है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कौन है देवेश कुमार, मंत्री दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी पद से दे दिया इस्तीफा। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भाजपा के विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जब बताया जा रहा है कि ये इस्तीफा पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद का यानी कि एमएलसी का सदस्य बनाने का रास्ता साफ करने के लिए दिया गया है, ताकि संवैधानिक समय सीमा के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करके मंत्री पद पर बने रह सके। देवेश कुमार भाजपा के सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय से संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते हैं। उनके इस्तीफे के बाद अब विधान परिषद की एक सीट खाली हो जाएगी, जिस पर दीपक प्रकाश के चुने जाने की संभावना जताई जा रही है। जहां हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने को लेकर के बिहार सरकार से सवाल पूछा था कि आखिर ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं, लेकिन फिर भी मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। बिहार के गया में स्कूली बच्चों ने संभाला मोर्चा। स्कूल की बदहाली से तंग आकर के बच्चे एसडीएम ऑफिस पहुंचे। दरअसल बात है कि बिहार के गया जिले में एक सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था से परेशान छात्र छात्राओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। स्कूल के बुनियादी सुविधाओं की कमी से नाराज बच्चे सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंच गए और अपनी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। छात्रों का कहना है कि स्कूल में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चों ने बताया है कि स्कूल में टूटी बेंच, खराब पंखे, पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं होने और फिर अन्य समस्याओं के कारण उन्हें रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्होंने प्रशासन से सीधे गुहार लगाने का फैसला किया है। छात्रों के इस कदम ने स्थानीय लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया है। क्या जेन जी के आक्रोश और सम्राट सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का रिजल्ट बताएगा बांकीपुर उपचुनाव। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम इस बार केवल एक सीट की जीत हार तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव युवाओं खास करके जेन जी की नाराजगी और फिर सम्राट चौधरी सरकार के शुरुआती 100 दिनों के कामकाज की भी परीक्षा माना जा रहा है। यही वजह है कि इस उपचुनाव पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है। इस चुनाव में बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों, शिक्षा, कानून व्यवस्था और फिर विकास जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। वहीं पर जातीय समीकरण और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियां भी परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और फिर जनसुराज ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हुई है, क्योंकि 3 अगस्त को मतगणना होने वाली है। चुनाव परिणाम ये संकेत दे सकता है कि युवा मतदाताओं का रुझान किस दिशा में है और सम्राट सरकार के शुरुआती फैसलों को जनता ने किस तरह से देखा है। हालांकि अंतिम फैसला मतदाताओं द्वारा ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती के बाद ही माना जाएगा। बिहार में होगी बम्पर बहाली, सम्राट सरकार में भरे जाएंगे 1,72,000 पद। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी देते हुए विभिन्न विभागों में 1,72,000 से अधिक खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, पंचायती राज और फिर अन्य विभागों में चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां की जाएगी। सरकार का कहना है कि इन बहालियों का उद्देश्य सरकारी विभागों में खाली पदों को भरना और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार के मुताबिक कई विभागों को खाली पड़े पदों का ब्यौरा भेजने और फिर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अलग अलग आयोगों और फिर भर्ती एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और फिर सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार ने कहा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। बिहार के एमएलए ने कंगना रनौत पर की विवादित टिप्पणी,
फिल्म करियर पर किया तीखा कटाक्ष। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। किशनगंज से एआईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम ने भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनके फिल्मी कैरियर पर भी कटाक्ष किया है। जहां विधायक तौसीफ आलम ने कहा है कि कंगना को समाज और फिर युवाओं के प्रति जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए और फिर विवादित टिप्पणियों से बचना चाहिए। यह बयान हाल के दिनों में कंगना रनौत की टिप्पणी को लेकर के चली आ रही राजनीतिक बहस के बीच आया है। तौसीफ आलम ने आरोप लगाया है कि कंगना रनौत लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे समाज में विवाद की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने उनके फिल्मी कैरियर का जिक्र करते हुए भी टिप्पणी की है और कहा है कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए विवादित बयान देना उचित नहीं है। वहीं पर भाजपा की ओर से इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर इन लोगों के लिए 300 रुपए होगा महंगा। दरअसल बात है कि 1 अगस्त से प्रधानमंत्री यानी कि आज से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कुछ लाभार्थियों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा पड़ सकता है। जब सरकार के नए नियम के अनुसार जिन लाभार्थियों ने निर्धारित सीमा तक सब्सिडी वाले सिलेंडर ले लिए हैं, उन्हें अब अगले सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऐसे उपभोक्ताओं को सिलेंडर सामान्य बाजार मूल्य पर खरीदना होगा। जब सरकार ने पहले सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में बदलाव किया था, नई व्यवस्था के तहत तय सीमा पूरी होने के बाद लाभार्थियों को अतिरिक्त सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ऐसे में जिन लोगों की सब्सिडी सीमा पूरी हो चुकी है, उनके लिए 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर करीब 300 रुपए महंगा हो सकता है। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के आगे झुकी, एमएलसी का इस्तीफा, दीपक प्रकाश की कुर्सी सेफ। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भाजपा के एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि यह फैसला राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य बनाने का रास्ता साफ करने के लिए किया गया है। यदि दीपक प्रकाश एमएलसी बन जाते हैं तो फिर उनका मंत्री पद संवैधानिक रूप से सुरक्षित हो जाएगा। देवेश कुमार का कार्यकाल अभी बचा था, लेकिन पार्टी ने रणनीतिक फैसला लेते हुए उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राजनीतिक हलकों में इसे एनडीए के भीतर समन्वय और फिर उपेंद्र कुशवाहा को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इस घटना के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि खाली होने वाली सीट पर दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाएगा। रातों रात बदलने वाली है बिहार की तकदीर, इस बड़े प्रोजेक्ट से खुलेंगे तरक्की के द्वार। दरअसल बात है कि बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, जहां इनमें सड़क, एक्सप्रेसवे, पुल और फिर औद्योगिक कॉरिडोर जैसी योजनाएं शामिल है। जब सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिर व्यापार तथा परिवहन को नई गति मिलेगी। जब सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण और पिछड़े इलाकों को मिलेगा। जब बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचने में आसानी होगी, जब वहीं पर उद्योगों की और फिर कारोबारों को भी नई मजबूती मिलेगी। इसके अलावा पर्यटन और लॉजिस्टिक सेक्टर में भी तेजी से आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिल सकता है। राज्य सरकार का कहना है कि इन विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कम वोटिंग और बड़ी उम्मीदों के बीच फंसा पेंच, जानिए 3 अगस्त को कौन रचेगा इतिहास। दरअसल बात है कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। इस बार करीब 34-35% मतदान दर्ज किया गया, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में बहुत कम माना जा रहा है। मतदान के बाद सभी प्रमुख दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है और अब जनता का फैसला ईवीएम में सुरक्षित है। इस उपचुनाव में भाजपा, जनसुराज और फिर राष्ट्रीय जनता दल के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कम मतदान का असर किस उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा, इसका जवाब 3 अगस्त को मतगणना के बाद ही मिलेगा। यही वजह है कि इस चुनाव को बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हुई है। चुनाव परिणाम न केवल बांकीपुर की नई राजनीतिक तस्वीर बदलेगा, बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आ सकता है। भरत तिवारी इनकाउंटर केस में बड़ा एक्शन, गोली मारने वाला एसटीएफ जवान गिरफ्तार। दरअसल बात है कि भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने इनकाउंटर में गोली चलाने वाले आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुर के एसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया है कि मामले की न्यायिक जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ये मामला उस समय चर्चा में आया था जब परिजनों ने आरोप लगाया था कि भरत तिवारी को सरेंडर करने के बाद गोली मारी गई थी। भरत तिवारी के परिजनों की ओर से दर्ज एफआईआर में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों का और फिर एसटीएफ जवान अक्षय कुमार समेत कई लोगों ने को नामजद किया गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी जवान से पूछताछ की जा रही है और फिर जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ
कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिहार का मखाना पहुंचा कनाडा, सीएम सम्राट चौधरी बोले लोकल से ग्लोबल। दरअसल बात है कि बिहार का प्रसिद्ध मखाना अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी नई पहचान बना रहा है। कनाडा में बिहार के मखाने की बढ़ती मांग को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुशी जताते हुए कहा है कि राज्य का पारंपरिक उत्पाद अब लोकल से ग्लोबल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और फिर मखाना उद्योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और फिर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही है। सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और फिर निर्यात के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि बिहार की पहचान भी दुनिया भर में और मजबूत होगी। वहीं पर सरकार का मानना है कि मखाना उद्योग के विस्तार से हजारों किसानों और फिर युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आने वाले समय में अन्य देशों से भी बिहार के मखाने का निर्यात बढ़ाने की योजना है। बिहार झारखंड के बीच 9 घंटे की दूरी 60 मिनट में होगी पूरी। नेपाल बांग्लादेश तक कनेक्टिविटी बन रहा खास कॉरिडोर। दरअसल बात है कि बिहार और झारखंड के बीच आवागमन को आसान बनाने के लिए साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। यह करीब 6 किलोमीटर लंबे इस पुल के तैयार होने के बाद बिहार और झारखंड के बीच कई प्रमुख शहरों की यात्रा का समय लगभग 9 घंटे से घट करके करीब 1 घंटा रह जाएगा। यह कॉरिडोर बिहार झारखंड के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा, जिससे व्यापार और फिर परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना के पूरा होने से सीमांचल और पूर्वी भारत के कई जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। माल ढुलाई आसान होगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और सीमावर्ती क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। धान की रोपनी करने खेत में उतरी वैशाली की डीएम वर्षा सिंह, श्रीविधिक तकनीक से किसानों को किया प्रेरित। दरअसल बात है कि बिहार के वैशाली जिले की जिलाधिकारी वर्षा सिंह का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है। वे किसानों के बीच खेत में उतर करके खुद धान की रोपाई करती नजर आई। इस दौरान उन्होंने SRI तकनीक से धान की रोपाई करके किसानों को आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इस पहल का उद्देश्य कम लागत में अधिक उत्पादन और फिर वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना है। डीएम वर्षा सिंह ने किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि श्रीविधि तकनीक अपनाने से पानी की बचत होती है, उत्पादन बढ़ता है और खेती की लागत भी कम होती है। उन्होंने किसानों से कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने और फिर आधुनिक तकनीकों को अपनाने की अपील की है। जहां उनके खेत में उतर करके रोपाई करने की तस्वीरें और फिर वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किसानों ने जिलाधिकारी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन का इस तरह सीधे खेतों में जाकर के जागरूक करना उत्साह बढ़ाने वाला कदम है। कृषि विभाग का भी मानना है कि ऐसी पहल से अधिक किसान वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित होंगे। बिना विधायक बने 6 महीने से ज्यादा कैसे बने रहे मंत्री, दीपक प्रकाश मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला। दरअसल बात है कि बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने बिहार सरकार से पूछा है कि कोई भी व्यक्ति विधायक या फिर विधान परिषद का सदस्य बने बिना 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है। यह कोर्ट ने कहा है कि यह संविधान की व्याख्या से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और राज्य सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना होगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि दीपक प्रकाश निर्धारित संवैधानिक अवधि से अधिक समय से मंत्री पद पर बने हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से उनके पद पर बने रहने का संवैधानिक आधार बताने को कहा है। ये मामला संविधान के अनुच्छेद 164 से जुड़ा है, जिसके तहत गैर विधायक मंत्री को 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। 1 लाख स्कूल बंद, 2% बजट, संजय सिंह ने संसद में शिक्षा व्यवस्था पर उठाया बड़ा सवाल। दरअसल बात है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा कर दिया है कि देश में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और शिक्षा क्षेत्र को पर्याप्त बजट नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे लगातार कमजोर किया जा रहा है। संजय सिंह ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और ये लाखों छात्र बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से शिक्षा के लिए अधिक बजट आवंटित करने और फिर सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की मांग की है। उनके भाषण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संसद में दिए गए इस बयान के बाद शिक्षा, बजट और फिर सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। बिहार में 32,388 शिक्षकों की भर्ती, +2 स्कूलों को मिलेंगे सबसे ज्यादा टीचर। दरअसल बात है कि बिहार में सरकारी स्कूल
दरअसल बात है कि बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के माध्यम से होने वाली ट्राई 4 भर्ती के तहत बिहार में कुल 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना आज आयोग को भेज दी है। इस भर्ती में सबसे अधिक पद +2 यानी कि 11वीं और 12वीं स्कूलों के लिए निर्धारित किए गए हैं, ताकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। सरकार के अनुसार +2 स्कूलों के लिए लगभग 16,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा माध्यमिक और फिर अन्य विद्यालयों में भी विषयवार रिक्ति पद पर भी भर्ती होंगी। जैसे सरकार का कहना है कि इस नियुक्ति अभियान से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को विशेष शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में शिक्षकों की कमी दूर करना सरकार की प्राथमिकता है। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और फिर बीपीएससी निर्धारित नियमों के तहत परीक्षा एवं नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगी। बिहार का मौसम आज 1 अगस्त सिवान समेत 6 जिलों में भारी बारिश, 18 जिलों में आंधी बिजली का येलो अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विभाग ने 1 अगस्त को सिवान समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इसके साथ ही बिहार के 18 जिलों के लिए आंधी, तेज हवा और फिर वज्रपात को लेकर के येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जहां मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। किसानों को खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतने और फिर बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश की डीएसपी नौकरी पर सम्राट सरकार ने रखी 5 शर्त, 5 साल का बॉन्ड भरवाएगी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप और फिर मुकेश कुमार को खेल कोटे के तहत डीएसपी पद पर नियुक्ति देने का फैसला किया है। हालांकि नियुक्ति के साथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। दोनों खिलाड़ियों को पदभार ग्रहण करने से पहले 5 साल का बॉन्ड भरना होगा। यह सरकार का कहना है कि ये शर्त सभी खेल कोटे से नियुक्त होने वाले अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगी और इसका उद्देश्य सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करना है। यह सरकार के अनुसार यदि कोई अधिकारी निर्धारित अवधि पूरी किए बिना सेवा छोड़ना चाहता है तो फिर उसे बॉन्ड भरने की शर्तों का पालन करना होगा। जब खेल विभाग का मानना है कि इससे खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अस्थायित्व मिलेगा और फिर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की नीति में भी मजबूती होगी। आकाशदीप और फिर मुकेश कुमार की नियुक्ति को लेकर के खेल जगत में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जब बिहार सरकार का कहना है कि बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मान और फिर रोजगार के उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। डीएसपी पद पर नियुक्त होने से दोनों खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों खिलाड़ी निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। बिहार का कॉकरोच कैफे सोशल मीडिया पर वायरल, यूनिक नाम देख करके लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन। दरअसल बात है कि बिहार के नालंदा में हाल ही में शुरू हुए कॉकरोच कैफे इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। कैफे अपने खाने या फिर मेन्यू से ज्यादा अपने अनोखे नाम की वजह से वायरल हो रहा है। जैसे ही कैफे की तस्वीरें और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आए तो लोगों ने इन पर मजेदार टिप्पणियां करना शुरू कर दी। कई यूजर्स ने इसे शानदार मार्केटिंग आइडिया बताया तो कुछ ने नाम देखकर ही हैरानी जताई। कैफे का नाम बताया है कॉकरोच कैफे। जी हाँ, कैफे का इंटीरियर आधुनिक ब्लैक थीम पर तैयार किया गया है और फिर युवाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष सजावट की गई है। कैफे मालिक का कहना है कि भीड़ से अलग पहचान बनाने के लिए यह अनोखा नाम चुना गया है। नाम भले ही चौंकाने वाले हों लेकिन यहाँ पर साफ सफाई, स्वाद और फिर माहौल पर विशेष ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि लोग जिज्ञासावश यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहाँ सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा है कि यहाँ पर जाने के लिए हिम्मत चाहिए तो किसी ने मजाक में कहा है कि चाय के साथ कॉकरोच फ्री में मिलेगा क्या। वहीं पर हालांकि मजेदार लोगों ने इसे एक क्रिएटिव मार्केटिंग रणनीति बताया है। फिलहाल बिहार का यह अनोखा कैफे इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फिर लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अगले 10 साल में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी ये 5 नौकरियां, कहीं आपकी जॉब भी तो लिस्ट में नहीं है। दरअसल बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, ऑटोमेशन और फिर नई तकनीकों के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के कारण आने वाले वर्षों में नौकरी का बाजार बड़े बदलाव के दौर से गुजर सकता है। जब विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 10 साल में कई पारंपरिक नौकरियों की मांग काफी कम हो जाएगी या फिर वे पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। इसमें मुख्य रूप से डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव,
और उसके बाद कैशियर, बेसिक कस्टमर सपोर्ट और दोहराए जाने वाले प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी नौकरियां शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जिन नौकरियों में बार बार एक जैसे काम करने पड़ते हैं उन्हें एआई और फिर रोबोट आसानी से संभाल सकते हैं। जब वहीं पर रचनात्मक सोच, तकनीकी कौशल, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, हेल्थ केयर, एआई, मशीन लर्निंग और डिजिटल तकनीकों से जुड़ी नौकरियों की मांग लगातार बढ़ने की संभावना है। इसके लिए युवाओं को समय के साथ नई तकनीक सीखने और अपने कौशल को लगातार अपडेट करने की सलाह दी जा रही है। कैरियर विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में वही लोग सबसे अधिक सफल होंगे जो नई तकनीक के साथ खुद को ढालने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे में केवल एक पारंपरिक कौशल पर निर्भर रहने के बजाय डिजिटल स्किल, समस्या समाधान और संचार क्षमता और नई तकनीकों की जानकारी विकसित करना बेहद जरूरी होगा। यही बदलाव भविष्य में के रोजगार बाजार में सफलता की कुंजी साबित हो सकता है। हम लेडीज रंगदार हैं, वीडियो बनाया तो दरभंगा पुलिस ने मारा छापा, बक्से में पिस्टल और पर्स में गोली। दरअसल बात है कि बिहार के दरभंगा जिले में सोशल मीडिया पर खुद को लेडीज रंगदार बताकर के पिस्टल के साथ वीडियो बनाने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की, जहां पर बक्से से एक पिस्टल और फिर पर्स से जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जब पुलिस के अनुसार महिला के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच के दौरान पुलिस ने हथियार और फिर अन्य सामान जब्त करके महिला को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करके दहशत फैलाने की कोशिश को गंभीरता से लिया गया है। अब ये भी जांच की जा रही है कि बरामद पिस्टल लाइसेंसी है या फिर अवैध, तथा इसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया। दरभंगा पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन या फिर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों से बचने की अपील की है। जब पुलिस का कहना है कि ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ किसी भी तरीके की ढील नहीं दी जाएगी। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा बिहार में 6141 आंगनबाड़ी सेविका और फिर 18,750 सहायिका के पदों पर भर्ती की घोषणा का स्वागत करते हुए समाज सेवी और फिर शिक्षाविद डॉक्टर रकीब आलम ने मुख्यमंत्री और फिर बिहार सरकार का आभार जताया है। जहां उनका कहना है कि आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत किए बिना बिहार के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। आइए इस खबर के बारे में जानते हैं विस्तार से, डिटेल से। दरअसल बात यह है कि बिहार में आंगनबाड़ी व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में बिहार सरकार के बड़े फैसलों का स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर रकीब आलम ने बिहार में 6141 आंगनबाड़ी सेविका और फिर 18,750 सहायिका की भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने पर मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के प्रति आभार जताया है। डॉक्टर रकीब आलम ने कहा है कि यह फैसला केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के बच्चों, महिलाओं और फिर समाज के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां उनका मानना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और फिर समग्र सामाजिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDGs के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, शांति, न्याय और फिर मजबूत संस्थानों जैसे विषयों पर लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर रकीब आलम ने बताया है कि इन उद्देश्यों को लेकर के वे देश के राष्ट्रपति, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र और फिर राज्य सरकार के मंत्रियों सहित कई नीति निर्माताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इनके अलावा उन्होंने समय समय पर पत्र और फिर ईमेल के माध्यम से भी केंद्र और फिर राज्य सरकार को अपने सुझाव भेजे हैं, ताकि आंगनबाड़ी व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक शोध है कि एक बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 85% विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ऐसे में यदि आंगनबाड़ी केंद्र में बेहतर शिक्षा, पोषण और फिर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो फिर आने वाली पीढ़ी का भविष्य अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। डॉक्टर रकीब आलम का मानना है कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल बच्चों के पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, बाल विकास, स्वास्थ्य जागरूकता और फिर सामाजिक समानता का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए इन केंद्रों को संसाधनों और फिर प्रशिक्षित मानव बल से सशक्त बनाने समय की आवश्यकता है। उन्होंने जो उम्मीद जताई है कि नई सेवाओं और फिर सहायिकाओं की नियुक्ति से बिहार के हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। इसका सीधा लाभ बच्चों, गर्भवती महिलाओं और फिर धात्री महिलाओं को मिलेगा। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और फिर समावेशी विकास जैसे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। जहां अंत में डॉक्टर रकीब आलम ने कहा कि यदि आंगनबाड़ी व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, संसाधन युक्त और फिर प्रभावी बनाया जाए तो फिर ये बिहार के समग्र विकास की मजबूत नींव साबित होगी। उन्होंने बिहार सरकार से भविष्य में भी इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखने की अपेक्षा जताई है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब अपने ही शामिल हो दुश्मन की चाल में तो शेर भी फंस जाता है कुत्तों के जाल में। दरअसल बात यह है कि आपने जिस तरह से देखा होगा कि बहादुरगंज हिंसा मामले में जिस तरह से कार्रवाई की है और उन लोगों का नाम शामिल किया गया है जो लोग बहादुरगंज तो क्या बल्कि हिंदुस्तान में भी नहीं थे, वे लोग विदेश में थे
और विदेश वालों का नाम यहाँ पर शामिल किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अपने ही लोगों को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। अपने ही लोगों को जो कि उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं था, उन लोगों का नाम दिया गया है एफआईआर लिस्ट में। ये कोई अपने ही लोग हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब अपने ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, तो शेर भी फंस जाता है कुत्तों की जाल में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन लोगों का नाम डलवाया किसने, वह भी मोबाइल नंबर के साथ, एड्रेस, माता पिता, सब कुछ साथ किसने डलवाया? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है कि आखिर कौन है वे लोग जो बेगुनाह बेकसूर लोगों का नाम इस तरीके की एफआईआर लिस्ट में शामिल किया गया। या क्योंकि प्रशासन को तो सभी का नाम पता नहीं है ना, वे भी मोबाइल नंबर और भी फुल एड्रेस के साथ, माता पिता नाम के साथ, या कोई अपने ही लोग होंगे जो इस तरीके के नाम डलवाए होंगे और उस व्यक्ति का नाम डाला गया जो विदेश में है, जो उस प्रदर्शन का हिस्सा ही नहीं थे, जो बहादुरगंज में ही नहीं थे। ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है वो जो इस तरीके की हरकत की है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज में नीट पेपर लीक मामले को लेकर के हुए प्रदर्शन और फिर उसके बाद हुई हिंसा का मामला अब एक नया मोड़ पर पहुंच गया है। जहां हिंसा के बाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और फिर जारी की गई संदिग्धों की सूची को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि जिन व्यक्तियों के नाम लिस्ट में शामिल किए गए हैं, उनमें कुछ ऐसे भी नाम हैं जो घटना के समय बहादुरगंज में मौजूद ही नहीं थे। जहां गौरतलब है कि नीट पेपर लीक मामले में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के बहादुरगंज में कॉलेज मैदान में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया।